बड़ी पहुंच वाले जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं वो अपने मनसूबे के अनुसार टिकटों की अदला बदली करवा देते हैं। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकते। 75 पार का नारा था और हम 40 पर आकर रुक गए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौल तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई, चाहे वो रेवाड़ी थी चाहे कोसड़ी थी। चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कटाक्ष करते हैं और ये सब आम बात है। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय जरा खास है, क्योंकि हरियाणा भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टी के नेताओं की मुखरता भी बढ़ती जा रही है। अगर हम शुरुआत राव इंद्रजीत से करें तो सबसे पहले उन्होंने गुरुग्राम में अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्हीं के साथ राव नरबीर ने भी उन्हीं की भाषा बोली। उसके बाद अगर आप रेवाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ से भाजपा नेता सतीश यादव भी अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और अभी ताजा मामला है कोसली से पूर्व मंत्री विक्रम यादव का। विक्रम यादव ने 12 अगस्त को कोसली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पार्टी ने 2019 की तरह ही टिकट वितरण किया तो हालात लोकसभा चुनाव जैसे होंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूं कोमल राव और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, आप बताइए कि भाजपा के जो ये नेता हैं अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ एक एक करके बोल रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, और अभी ताजा मामला विक्रम यादव का है। उससे पहले हम राव इंद्रजीत, राव नरबीर, इन सब पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं विक्रम यादव पर। उनका जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसे आप किस नजर से देखते हैं? कोमल, देखिए, चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह का मामला थोड़ा दूसरा है जी। वह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, संगठन पर नहीं उठा रहे हैं। वो सरकार की बात करते हैं, सरकार में जो भ्रष्टाचार, गुड़गांव का भ्रष्टाचार उठा रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ, गुड़गांव और बादशाहपुर विशेष रूप से, उसका जो अफसरशाही ने जो वहाँ पर जो किया, इको ग्रीन को जो भुगतान किया, उसका सवाल उठा रहे हैं। मतलब सिस्टम के भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं। मतलब भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को वो दोनों मान रहे हैं। और सतीश यादव की जो बात करें, लोकल लीडरशिप की बात करें, रेवाड़ी की, तो सतीश यादव वो अपना लोकल समस्याएं हैं, जो शहर की समस्याएं हैं, उनको लेकर कर रहे हैं। तो बिल्कुल अलग अलग बात है। तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के बड़े इश्यूज हैं, वो घोटाले जो हुए हैं इको ग्रीन के नाम पर या किसी भी नाम पर, वो उसका सवाल उठा रहे हैं। पीछे जीएल शर्मा का हमने साक्षात्कार किया था, जीएल शर्मा भी यही बात बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। वो तो 10,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं कि अफसरों को देना चाहिए, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व जो चाहे प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो आप विक्रम यादव के बयान को कैसे देखते हैं? हाँ, मैं अभी विक्रम यादव के ही बयान पर आ रहा हूँ। तो विक्रम यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो संगठन पर सवाल उठा रहे हैं कि संगठन ने जो टिकट वितरण का जो सिस्टम है वो जो 2019 में जो अपनाया था, वो सीधे सीधे संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2019 की तरह अगर टिकट बांटोगे, अच्छे चेहरों को आगे नहीं लाओगे, वो खुद का ही कहना चाह रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी को आगे नहीं लाओगे तो नुकसान में रहोगे। अगर 2019 की तरह टिकट बांटी गई तो लोकसभा जैसा परिणाम होगा। मतलब लोकसभा में कोसली में पार्टी पिछड़ी 2 वोटों से, तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर टिकट वितरण पहले की तरह किया गया तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। वो सीधे लक्ष्मण पर सवाल उठाते हैं, जो मौजूदा विधायक है कोसली के, बिना नाम लिए सीधे सीधे कह देते हैं कि लक्ष्मण यादव को टिकट दी गई तो पार्टी कोसली में चुनाव हार जाएगी। और वो खुद को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दी गई या किसी ऐसे लोगों को टिकट दी गई, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई, तो वो चुनाव हार जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही चुनाव जीत सकता है जो लोगों के बीच का हो, यहीं का रहने वाला हो, यहाँ के सुख दुख में शामिल हुआ हो। तो वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति के रूप, ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो लोगों के बीच रहते हैं। अभी हम लक्ष्मण यादव पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो सुना होगा उनके भाषण का, जो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया विक्रम यादव ने। तो उस भाषण में वो एक बात कहते हैं
कि जब ये चुनाव के वक्त जो पार्टी के बड़े राजनीतिक नेता होते हैं वो एन चुनाव के टाइम जो टिकट होती है वो अपने चहेतों को दिला देते हैं, अपने समर्थकों को दिला देते हैं। इस विषय पर मुझे आपसे जवाब चाहिए, लेकिन उससे पहले हम हमारे दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं उनके कार्यकर्ता सम्मेलन की, उनका भाषण सुना देते हैं ताकि दर्शकों को सब अच्छे से समझ में आए। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सभी की राय ली जाती है और उसमें जब आखिरी समय में जब टिकट वितरण होता है, जो राजनीतिक बड़ी पहुंच वाले जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं वो अपने मनसूबे के अनुसार टिकटों की अदला बदली करवा देते हैं। पिछली दफा जिस प्रकार से 75 पार का नारा था और हम 40 पर आकर रुक गए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौल तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई, चाहे वो रेवाड़ी थी, चाहे कोसड़ी थी, चाहे बादशाहपुर थी, चाहे गुड़गांवा थी, चाहे फरीदाबाद थी, चाहे पटौदी थी। कुछ में जिस प्रकार से जहां हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता कर्मठ मजबूत लोग जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की थी वो पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। अब आप लोगों की सरदारी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत और मेरे युवा साथियों का हौसला और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी आप पकड़ होगी, वही आदमी दोबारी से कोसड़ी के अंदर कमल खिला पाएगा। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। कोमल, आपने अपने दर्शकों को वीडियो भी दिखाया है, तो विक्रम यादव के जिस बयान की बात कर रहे हो, हम विक्रम ठेकेदार कहें तो ज़्यादा लोग ठेकेदार के नाम से ही वो चर्चित रहे हैं और चर्चित हैं। तो विक्रम यादव जो कहना चाह रहे हैं वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बड़े नेता अपनी सुविधा के हिसाब से टिकटों की अदला बदली कर लेते हैं। तो उनका कहने का अभिप्राय है टिकटों की अदला बदली की जो कुछ बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि तुम यहाँ पर इसको टिकट दे दीजिए, हम वहाँ पर उसको टिकट दे देंगे। मतलब वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिला ले जाते हैं और विक्रम यादव जैसे चेहरे पीछे रह जाते हैं। वो कहीं उनका इशारा राव इंद्रजीत और हुड्डा पर तो नहीं था? आप कह सकते हो, लोग तो ऐसा कहते हैं और ऐसा इसलिए कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत दोनों सहपाठी रहे हैं, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है कि दोनों के बीच टोनिंग ठीक है। दल अलग अलग है लेकिन उनके दिल ज़्यादा उनके बीच में खटास नहीं है, वो थोड़ी बहुत एक दूसरे की बात मान लेते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे अभी वहाँ राव इंद्रजीत के भाई ने चुनाव लड़ा था पिछली बार, राव यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में मेरा मानना है कि राव इंद्रजीत ने पूरी ईमानदारी के साथ जो पिछली बार जो चुनाव लड़ा था 2014 में, तो अपने भाई की खिलाफत की थी, भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। 2019 में लक्ष्मण सिंह यादव राव के व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, राव के समर्थक नहीं कह सकते, राव की सहमति से उनको टिकट दी गई थी, हम ये कह सकते हैं। और राव इंद्रजीत ने लक्ष्मण यादव की मदद की तो चुनाव जीते जो। लेकिन तब जगदीश यादव भी लक्ष्मण के साथ ही थे और भाजपा में ही थे। अब सीन बदल चुका है कौशली का, जगदीश यादव कांग्रेसी हो चुके हैं, लक्ष्मण यादव विधायक है वहाँ, विक्रम यादव की टिकट कट गई थी। तो विक्रम यादव अब अपने इस बयान से ये साबित करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, विशंबर वाल्मीकि के सामने उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, विशंबर वाल्मीकि के सामने उन्होंने कह दिया है कि उन जैसे कार्यकर्ता की अनदेखी हुई। और जैसे 2019 में उनकी टिकट काटी गई, अंतिम समय तक कहते रहे तैयारी करो तैयारी करो, वो अब भी ये कह रहे हैं कि अब भी वही सीन है। उन्हें कहा जा रहा है तैयारी करो, लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं टिकट किसकी आएगी। वो अपनी आशंका जता रहे हैं कि कहीं मेरी टिकट पर फिर कैंची ना चल जाए। तो लक्ष्मण यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि मैं एक योग्य उम्मीदवार हूँ
और वो बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, खुद को एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, पब्लिक के बीच का आदिम बता करके प्रस्तुत कर रहे हैं और विशंबर वाल्मीकि के माध्यम से पार्टी तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि सोच समझ के टिकट देना, नहीं तो बहुत हालत अच्छी नहीं। कुछ समय पहले हमने भी जब विक्रम ठेकेदार का इंटरव्यू किया था तो उसमें भी ये सवाल आया था कोसली का, तो उस समय भी उनके जवाब कुछ ऐसे ही थे कि वो कोसली में लक्ष्मण यादव के काम से खुश नहीं है, और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि टिकट रिपीट होती है, अगर वही दावेदार दोबारा आते हैं तो पार्टी का जो रिजल्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या माने कि वो कोसली में हुए काम से खुश नहीं है या वो एज अ विधायक लक्ष्मण यादव से खुश नहीं है? देखो कोमल, दो चीजें हैं विक्रम ठेकेदार की बातों से जो निकल करके आ रही है। देखिए, आपने जब इंटरव्यू किया था जो यहाँ पर जो उनका एनजेपी के स्टूडियो में, तो एक बात वो जो रामपुरा में तेल मिल स्थानांतरित होने की बात उठा रहे थे कि तेल मिल जाटूसाना में लगनी थी, वो रामपुरा में शिफ्ट हुई है। जो है रामपुरा का नाम लेना एक बहुत बड़ी बात है। विक्रम यादव राव इंद्रजीत के शिष्य समझे जाते थे, उनके राजनीतिक गुरु राव इंद्रजीत ही हैं, और राव इंद्रजीत के गांव में रामपुरा में जब ऑयल मिल लग रही है और उस पर सवाल खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। अब जो आपने भाषण सुनवाया है अपने दर्शकों को, इसमें बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहाँ कहाँ के टिकट गलत वितरित हुई थी वो बता रहे हैं। उनमें रेवाड़ी का भी नाम ले रहे हैं, कोसली का भी नाम ले रहे हैं, बादशाहपुर का भी नाम ले रहे हैं। तो रेवाड़ी से तो सुनील मुसेपुर को चुनाव लड़वाया गया था। तो एक तरह से वो अब जो आज कल का उनका भाषण है वो ये राव इंद्रजीत की लाइन में नहीं बोल रहे हैं, वो राव नरबीर जैसी लाइन में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वो राव इंद्रजीत के खिलाफ कभी ऐसे मुखर होकर बोले नहीं ना, सामने आकर बोला उन्होंने डायरेक्टली। खिलाफ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि रामपुरा में तेल मिल आने की वो बात करते हैं, दूसरी वो रेवाड़ी के टिकट पर सवाल उठा रहे हैं, कोसली के टिकट पर सवाल उठा रहे हैं, कोसली बादशाहपुर के सवाल उठा रहे हैं। तो बादशाहपुर में राव नरबीर का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बादशाहपुर के टिकट पर सवाल उठाने का मतलब नरबीर के टिकट जो कटी उसको गलत ठहरा रहे हैं। रेवाड़ी में सुनील मुसेपुर राव इंद्रजीत ने टिकट दिलाई थी, उनके टिकट पर सवाल उठा दिया एक तरह से अपने भाषण में उन्होंने। कोसली में लक्ष्मण यादव राव इंद्रजीत की सहमति से उम्मीदवार थे, कोसली पर सवाल उठा दिया। और विधानसभा सीटों के भी उन्होंने नाम लिए, लेकिन हम इन 3 सीटों का जो जिक्र कर रहे हैं इससे स्पष्ट है कि वो राव इंद्रजीत की जो लाइन थी टिकट वितरण की उससे भी सहमत नहीं है। वह पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष के कहने के बजाय, कुछ नेताओं के कहने के बजाय सोच समझ कर टिकट दी जाए, कार्यकर्ताओं की सुध ली जाए, जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी सुध ली जाए। तो विक्रम यादव के इस भाषण से हम क्या समझे कि अगर उनकी टिकट पर इस बार भी उन्हें कैची चलती दिखी तो क्या वो पार्टी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं? देखिए, राव नरबीर सिंह भी इसी तरह की तीखी भाषा बोल रहे हैं और वो पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं। अब राव नरबीर सिंह को वो सीधा सीधा कह चुके हैं कि उनकी टिकट कटी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, वो एक तरह से उनका ही संदेश था। और दूसरी जो टिकट वितरण में गलती की तो ये बता ही चुके हैं, होडल से लेकर नांगल चौधरी तक सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो ले दे करके एक नांगल चौधरी सीट में राव अभय सिंह को मुकाबले में मानते हैं, उनको भी मुकाबले में मान रहे हैं, उनको जीत का नहीं है। राव अभय सिंह तो राजी हो सकते हैं उनकी बात पर, नरबीर की बात पर, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि विक्रम ठेकेदार जो है वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि टिकट वितरण अगर गलत हुआ तो पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, तीसरी बार सत्ता का सपना लेना छोड़ दे, लोकसभा जैसे हालात हो जाएंगे। लोकसभा में 5-5 आया, उनका सीधा संदेश ये भी है कि हालात अच्छे नहीं रहेंगे अगर टिकट वितरण में गलती की। तो वो ये चाह रहे हैं कि राव इंद्रजीत के कहने से ही नहीं, सब पार्टी सुन करके, उन जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुन करके जब टिकट आवंटित करे। जो भाजपा नेताओं के जो पिछले कुछ दिनों से आप बदलते तेवर देख रहे हैं, कुछ का हमने नाम ले लिया, उसके अलावा रामविलास भी एक बार अपना दर्द बयां कर चुके हैं, अनिल विज ने भी ट्वीट किया है, लगातार पार्टी के जो ये बड़े नेता है वही सब तीखे तेवर दिखा रहे हैं। तो इससे तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान होगा। देखो, भाजपा के सामने जो ये संकट खड़ा हुआ है, जो नेता मुखर हुए हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव के बाद में काफी दबाव में है, और दबाव की स्थिति में जो नेता अभी मुखर होकर बोल रहे हैं उनको लगता है इसी समय दबाव में है पार्टी और उनका दबाव भी मान सकती है पार्टी। मौके का फायदा हुआ है। तो मौके का फायदा भी है और कुछ की बातें सही भी है। जिनकी दुकान में सामान है, अगर उनको कहा जाए कि जो तुम्हें टिकट नहीं देंगे तो उनको तो दर्द तो होगा ही ना। तो कुछ नेता ऐसे हैं जैसे राव नरबीर है, मैं उनको कमजोर कैंडिडेट नहीं मानता, उनको जो पिछली बार 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, जो पार्टी को उम्मीद थी कि कैडर का आदमी जीत जाएगा, इसलिए मनीष यादव को टिकट दी गई। मनीष यादव चुनाव हार गए
तो आम धारणा बन गई कि राव नरबीर अगर चुनाव मैदान में उतरते तो ज़्यादा मजबूत स्थिति बनती पार्टी की जो है। इसी तरह रेवाड़ी में कहा गया कि सुनील मूसेपुर को टिकट दी गई इसलिए चुनाव हार गए, कोई और कार्यकर्ता होता तो चुनाव जीत जाता जो है। तो इस तरह की बातें चल करके आई। तो अब दबाव का जो अवसर आ रहा है, दबाव में राव इंद्रजीत का अपना दबाव है। वे चाहते हैं कि जो पूरी अहिरवाल बेल्ट है उसमें उनकी मनपसंद से उम्मीदवार उतारे जाएं, उनके चहेतों को टिकट मिले। तो राव इंद्रजीत चाहेंगे, राव नरबीर सिंह चाहेंगे कि बादशाहपुर में उनके अलावा पार्टी सोचे ही नहीं, इसलिए वो सीधा मुखर होकर के बोल रहे हैं। विक्रम यादव की बात है, विक्रम यादव इसलिए मुखर होकर के बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इस बार मुखर होकर के बोलेंगे तो ही टिकट के थोड़े बहुत चांस बनेंगे। मुझे एक बात और लगती है, राव इंद्रजीत भाजपा नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा मानना है जो। और जहाँ तक राव नरबीर सिंह की और विक्रम सिंह की बात है, विक्रम ठेकेदार की बात है, तो दोनों अगर अच्छा अवसर मिलेगा तो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर रुख जब करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी से उन्हें निराशा हाथ लगेगी। विक्रम यादव ये सोचें कि कांग्रेस में टिकट उनको मिल जाएगी तस्तरी में रख करके, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। जो ये कांग्रेस में पहले एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो रही है, ऐसी बादशाहपुर में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। लेकिन राव नरबीर सिंह जैसे नेता सोच सकते हैं कि उनको कांग्रेस में टिकट मिल जाएगी। अभी आपने कहा कि सब अपना दबाव बना रहे हैं अपने अनुसार, तो अगर राव इंद्रजीत अपना दबाव बनाते हैं तो पार्टी को दक्षिण हरियाणा की कुछ सीटों पर, तो इस अहिरवाल बेल्ट में राव एंटी राव का सामना करना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा, पार्टी के क्या फैसले हो सकते हैं? देखो, पार्टी बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। राव इंद्रजीत 6 सीटों के लिए दबाव बनाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो हर एक जिले में 2, जो अहिरवाल के जो जिले महेंद्रगढ़ में 2, रेवाड़ी जिले में 2 और गुड़गांव जिले में, गुरुग्राम जिले में 2 विधानसभा सीटें वो चाहेंगे कि उनके कहे अनुसार उनके चहेतों को मिले और उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिले। मेरा मानना है पार्टी आरती राव को भी चुनाव लड़वा देगी इस बार, उनकी इस बात को मान लिया जाएगा। 2 सीटें उनको सुपर्द कर दी जाएगी कि 2 विधानसभा सीटों पर उनके पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दे दी जाएगी। 3 ऐसी सीटें भी होंगी जिन पर राव इंद्रजीत की सहमति ले ली जाएगी। बाकी सीटों पर भी उनकी सहमति का प्रयास होगा ताकि राव इंद्रजीत मदद कर सके। लेकिन कुछ सीटें हैं जैसे नांगल चौधरी में मेरा मानना है कि डॉक्टर अभय सिंह की टिकट नहीं काटी जाएगी। जो डॉक्टर अभय सिंह को एंटी राव ही गिना जाता है, फिर भी उनको टिकट मिलेगी। और राव इंद्रजीत भी ऐसा दबाव नहीं बनाएंगे कि जो पार्टी के लिए असहज स्थिति हो, तो वो भी चाहेंगे कि जो अगर पार्टी टिकट दे रही है तो मुझे लगता है कि नांगल चौधरी में हस्तक्षेप करेंगे, गुरुग्राम में गुड़गांव विधानसभा में हस्तक्षेप करेंगे, वह बादशाहपुर और पटौदी में हस्तक्षेप करेंगे, वह महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा है वहाँ पर जो इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन नारनौल में और अटेली में अपना दखल चाहेंगे, रेवाड़ी में कोसली और रेवाड़ी में दखल चाहेंगे। बावल में वे दखल नहीं करेंगे, बावल में पहले से ही डॉक्टर बनवारी लाल है और अगर पार्टी बनवारी लाल को टिकट देती है तो राव विरोध नहीं करेंगे। जो ना सहमति है ना विरोध है, बावल में वो खुद को तटस्थ रखेंगे, पार्टी जिसको भी टिकट दे जाए। अब ये मेरा आज का आपसे अंतिम सवाल होगा, जिस हिसाब के तेवर दिखा रहे हैं भाजपा के नेता, अगर उनमें से कुछ को ये कंफर्म हुआ कि हमारी टिकट पर कैची चल रही है, तो वो खुद से कितने ऐसे जो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे अपना, या फिर इस मौके का कांग्रेस कितना फायदा उठाएगी? क्योंकि कांग्रेस को भी तो दिख ही रहा है कि नेताओं की अपनी ही पार्टी से नहीं बन रही है, तो फायदा तो वो भी उठा सकते हैं चुनाव के वक्त। सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं और जब पार्टियां लगती है कि सत्ता में आ सकती है, तो कांग्रेस के पास 2014 में तो कैंडिडेट ही नहीं थे, जो ढूंढे हुए नहीं मिल रहे थे। 2019 में भी कोई ज्यादा मारामारी नहीं थी। 2024 के चुनाव में हम मारामारी देख रहे हैं, तो मारामारी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर पार्टी के जीतने की संभावना रहती है। हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर देखोगे, आप गुड़गांव और बादशाहपुर की तरफ बढ़ेंगे तो भाजपा में ज्यादा मारामारी है। आप जो दूसरे हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा को छोड़कर के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो कांग्रेस के लिए ज्यादा मारामारी है। बावल में देखोगे आप, चाहे दक्षिण हरियाणा है अहिरवाल है, कांग्रेस की टिकट के लिए ज्यादा मारामारी है। जो लोग रोजाना बढ़ रहा है कुनबा टिकटार्थियों का जो है, ऐसे ही जो है आप नारनौल से लेकर के कहीं भी जो है अहिरवाल में भी कांग्रेस का, बादशाहपुर गुड़गांव में भी कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। तो जब पार्टियों में जब संभावना बढ़ती है सत्ता में आने की, तो टिकटार्थियों की भी संभावना बढ़ जाती है, टिकटार्थियों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि अब जो माहौल है उसमें कांग्रेस तो फायदा इसलिए उठाएगी कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर जब भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं गुड़गांव में, तो गुड़गांव में भ्रष्टाचार का विषय उठेगा तो कांग्रेस की बात पर मोहर लगेगी, क्योंकि कांग्रेस इसको उठाती ही रही है। जो जब हम देखते हैं विक्रम ठेकेदार जैसे सवाल उठाएंगे टिकट वितरण पर,
तो सीधे सीधे जो है पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक तरह से पार्टी के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी पार्टी के नेता विपक्ष की जुबान बोल रहे हैं। हाँ, तो जब भाजपा के नेता विपक्ष की जुबान बोलेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और जो हम कहते रहे ना, ए पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासित पार्टी, वो अब भाजपा में ऐसा नहीं रहा है। कल या परसों ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने ट्वीट करके कहा था, इन्हीं के बयानों को लेकर के, भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर के, कि दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इनकी पार्टी की स्थिति देख लीजिए। तो भाजपा के सामने इस समय असहज स्थिति है। सार्वजनिक मंचों पर जो बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हैं। और जब बड़े नेता बोलने लगे तो उनके साथ साथ जो है स्थानीय नेता भी बोलने लगे। आप जब राव इंद्रजीत और राव नरवीर बोलने लगे तो यहाँ पर जब सतीश यादव भी बोल रहे हैं, विक्रम यादव भी बोल रहे हैं, और दूसरे कई नेता अभी बोलेंगे, आप देखते जाना। जीएल शर्मा ने भी, अभी मैं बता ही रहा था थोड़े दिन पहले, ये उठाया है कि मामला 300 करोड़ का इको ग्रीन का ही क्यों, जांच करवाएं तो पूरी जांच करवा ले। लेकिन उनका इशारा था राव इंद्रजीत समर्थक मेयर की तरफ, वो चाह रहे थे कि जांच की आंच वहां तक पहुंचे जहां से गुड़गांव नगर निगम बना था, और उसके बाद में जो गुड़गांव में डेवलपमेंट हुआ। और गुड़गांव में सबसे बड़ी आलोचना का कारण ये जो जल भराव वगैरह है, ये सारी चीजें बनेंगी। इनको देख करके ही नेता बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको नहीं करना पड़े। इतना विरोध में बोलेंगे तो ही वह एंटी इनकम्बेंसी की मार से बच पाएंगे। और भाजपा के लिए बुरी स्थिति नहीं है। नेता जब जीतेंगे उनके जो है, और नेताओं को जब उनकी लीडरशिप को अहमियत मिलेगी, तब भाजपा को भी फायदा होगा। ये जो राव इंद्रजीत के सुर हैं, ये राव नरवीर के सुर हैं, ये व्यक्तिगत उनकी लीडरशिप को मजबूत कर रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे। धन्यवाद सर। आपने विक्रम यादव के कोसली में हुए कार्यक्रम के बारे में सभी बातें विस्तार से सुनी। वो भी दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपने सुना। और आपने दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की राजनीति के बारे में भी लगभग सभी चर्चाएं सुन ली हैं। दोबारा फिर किसी नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।